आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चैप्टर का नाम देखिए क्या लिखा है, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। तो एक बात तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं ना, जब भी डिसीजन मेकिंग का नाम आप सामने देखें तो इस डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसका मतलब होता है कंडीशन चेक करना, निर्णय बनाना। ठीक है, पर आज आगे एक दूसरा नाम लिखा हुआ है लूपिंग। लूप का मतलब होता है साइकिल, लूप का मतलब होता है सर्कल। यानी शॉर्ट में बोले तो लूप का काम क्या होता है, रिपीट करना होता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उस प्रक्रिया को लूपिंग करना बोलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कंडीशन लगाएगा और लूपिंग क्या करेगा, उस इकलौते बॉडी को अगेन एंड अगेन क्या करेगा, रिपीट कराते रहेगा उसका एग्जीक्यूशन। उसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको जानना है लूप क्या होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट डू यू मीन बाय अ लूप, प्रोग्रामिंग में कोई पूछे लूप से क्या समझते हैं आप, तो आपको कहना पड़ेगा लूप का मतलब होता है इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, लूप का मतलब क्या होता है, इटरेशन, इरिटेशन नहीं बोल रहे हम। ठीक है, इटरेशन का मतलब होता है रिपीट करना, इटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, टू रिपीट समथिंग। तो इटरेशन स्टेटमेंट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रिपीटेशन स्टेटमेंट। यानी कि प्रोग्रामिंग में जिस स्टेटमेंट की बदौलत आप एक ही ब्रांच को बार 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 रिपीट करवाइएगा, उसका इटरेशन करवाइएगा, उसी को कहते हैं इटरेशन स्टेटमेंट या रिपीटेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, लूप। मतलब एक ही चीज को गोल गोल घुमाना, बार बार रिपीट करना, उसको लूपिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब सुनो, जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हैं सी, सी प्लस प्लस और जावा में, तो यहां पे आपको एक टॉपिक सीखना होता है, फिर टाइप्स ऑफ लूप क्या क्या है। तो लूप क्या है ये तो आपने सीखा, लूप इटरेशन या रिपीटेशन स्टेटमेंट को कहा जाता है। लेकिन अब ये सीखना है कि लूप के टाइप्स क्या क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, लूप के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ लूप में जो फर्स्ट टाइप का लूप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो लूप का जो पहला टाइप है, नेचर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और सेकेंड टाइप का जो लूप है उसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। यानी कि एक लूप ऐसा होता है जिसमें कंट्रोल या नियंत्रण का काम एंट्री के समय होगा, घुसने के समय होगा, उसको नाम दिया जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप। और एक वो लूप है जिसमें घुसने समय कोई कंट्रोल नहीं होगा, अंदर आने समय कोई चेकिंग नहीं होगा, एग्जिट होने लगिएगा, निकलने लगिएगा तो फिर चेकिंग होगा। वैसे लूप को क्या नाम देते हैं आप, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो क्या है ये दोनों चीज, इनको अब हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज के क्लास में हम लोग अभी फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। जिस फर्स्ट टॉपिक का नाम देखिए क्या लिखा है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। यानी आज आप ये सीखिएगा कि आखिर ये एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट, एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप है जिसमें रिपीटेशन का प्रक्रिया बार 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 तब तक चलेगा जब तक एंट्री के समय कंडीशन चेक होने पे वो ट्रू होता रहेगा। ठीक है, यानी घुस रहे हैं, कंडीशन चेक होगा, सही होगा, तो आपको बार बार उस बॉडी को रिपीट करने का मौका पे मौका पे मौका मिलता रहेगा। वैसे लूप को नाम देते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए आपको बोलना पड़ेगा in this type of loop, first of all the condition is checked। इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे एंट्री कंट्रोल लूप क्या है तो आप क्या बताएंगे, इन दिस टाइप ऑफ लूप फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज चेक्ड। मतलब एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप है जिसमें सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, यानी पहला मौका इसमें कंडीशन को दिया जाता है। एंड and then the loop body gets executed till the
कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है यहां पे। इस लूप में सबसे पहले कंडीशन को चेक करना होता है एंड देन द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड। कंडीशन चेक कर लोगे जब, तो उसके बाद लूप का बॉडी तब तक एग्जीक्यूट करेगा टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करता रहेगा। कंडीशन चेक करने के समय जब जब सेटिस्फाई करता रहेगा तब तब लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप का बॉडी वो बॉडी को बोलेंगे जिसको आपको रिपीट कराने का जरूरत था। फिर यहां पे आप क्या बोलेंगे, द लूप टर्मिनेट्स। लूप आपका कब टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना। लूप टर्मिनेट्स एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। आपका लूप कब रुक जाएगा, कब थम जाएगा, एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। पता है, जैसे ही कंडीशन चेकिंग के समय कंडीशन रॉन्ग होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तो लूप उसी वक्त आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। और जब जब कंडीशन ट्रू होगा तब तब आपका लूप क्या करेगा, रिपीट पे रिपीट पे रिपीट करता रहेगा। तो अब हम बताएंगे कि इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से लूप आते हैं। तो ध्यान से देखिए, एंट्री कंट्रोल लूप में दो एग्जाम्पल होता है। पहला एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं वाइल लूप, और नंबर बी एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर लूप। तो लूप के यहां दो एग्जाम्पल्स हैं, पहला है वाइल लूप, दूसरा है फॉर लूप। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग फॉर लूप के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद फिर एग्जिट कंट्रोल लूप, और बाद में 2-3 क्लास के बाद इसका नंबर आएगा, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत पढ़ना है इस चैप्टर में आपको। तो पहले लास्ट टाइम सुन लीजिए, एंट्री कंट्रोल लूप कोई पूछे क्या है, तो एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप है जिसमें कंट्रोल या कंडीशन चेकिंग एंट्री के समय होगा। लूप का बॉडी या प्रक्रिया कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन सही होगा। लूप कब टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इस लूप में दो एग्जांपल्स होते हैं, पहला एग्जांपल है वाइल लूप, दूसरा एग्जांपल है फॉर लूप। ठीक है ना। तो अब अगर कोई क्वेश्चन करे व्हाट डू यू मीन बाय वाइल लूप, आपसे कोई वाइल लूप का डेफिनेशन पूछता है, तो आपको कहना पड़ेगा वाइल लूप इज द टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। यानी वाइल लूप कोई पूछता है क्या है, फॉर लूप कोई पूछता है क्या, तो आप क्या बताएंगे, इट इज द टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड एंड देन द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड द लूप टर्मिनेट्स एज सुन एज कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो इनके डेफिनेशन में आपको यही चीज लिखना होता है, बस एक लाइन जोड़ना होगा, इट इज द टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप इन विच दिस 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 हैपेंस, ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग कौन से लूप से शुरुआत करने जा रहे हैं, वाइल लूप से। क्या कि ये वाइल लूप है क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप का कहानी। तो देखो, वाइल लूप का डेफिनेशन तो हम आपको अभी अभी बताए ना। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वाइल लूप, तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, बताइए। सबसे पहले हम आपको क्या लिखने बोले, इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ये बात तो आप समझ गए। वाइल लूप कैसा लूप है, इट इज द टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज चेक्ड। तो वहां जो कहानी था ना, वही फिर से लिखना पड़ रहा है, in which first of all the condition is checked and then the loop body gets executed and then the loop body gets executed till the condition is satisfied, till the condition is satisfied। ठीक है, and the loop terminates, and the loop terminates as soon as the condition becomes false। यानी कि एंट्री कंट्रोल, सॉरी, वाइल लूप का डेफिनेशन कोई पूछे तो आपको कहना पड़ेगा कि वाइल लूप एक टाइप है। वाइल लूप किसका टाइप है, तो वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल का टाइप है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड। अगर ये एंट्री कंट्रोल्ड है तो उसमें पहले पहल तो कंडीशन चेक होना ही है, एंड देन द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, एंड द लूप टर्मिनेट्स, लूप कब टर्मिनेट होगा, एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो जो कहानी एंट्री कंट्रोल में हम लिखा है वही कहानी सच पूछिए तो इसमें लिखा हुआ है।
तो इस टॉपिक में आके अब आपको ये सीखना है कि इस व्हाइल लूप को प्रोग्रामिंग में यूज करने का सिंटैक्स क्या है और इस टॉपिक को प्रोग्रामिंग में यूज करने का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बुलाते हैं। तो व्हाइल लूप डिफाइन करने बोलता है तो डेफिनेशन लिखने के साथ उसका सिंटैक्स बताना होगा और उसका फ्लो चार्ट बताना होगा। फ्लो चार्ट मतलब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि मेरा कंट्रोल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कैसे मूव करता है, और सिंटैक्स में तो उसको लिखने का तरीका बताना पड़ता है। तो देखिए व्हाइल लूप को लिखने का क्या तरीका है, क्या रूल है वो सुनिए। सबसे पहले आपको यहां पे एक नाम हम बता रहे हैं, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम आपको यहां पे क्या बता रहे हैं, व्हाइल ब्रैकेट में घुस के अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट कंडीशन। सेमीकोलन मत लगाना, सेमीकोलन लगाने से ये टर्मिनेट हो जाता है, तो यहां मत लगाना क्योंकि इसके साथ इसका बॉडी अटैच हो रहा है। तो जब भी किसी चीज के साथ उसका बॉडी अटैच होता है टर्मिनेट नहीं लगाया करिए, ठीक है। हाँ, तो व्हाइल के साथ क्या लगाया आप, टेस्ट कंडीशन, और अंदर में जाके जो भी कोडिंग आप यहां पे करेंगे वही कोडिंग आपका लूप बॉडी होगा। और इसी के अंदर अब हम एक और नाम का जिक्र कर रहे हैं, वो नाम है अपडेशन। यहाँ पे अपडेशन है और ये जो हिस्सा है इसी हिस्से को आप लोग क्या बोलिएगा, ये हिस्सा ही आपका क्या है, लूप बॉडी है। लूप बॉडी वो बॉडी को बोलते हैं जिस बॉडी को अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कराने का मकसद है, जरूरत है, उस बॉडी को वी विल कॉल एज लूप बॉडी। तो ये बॉडी हो गया लूप बॉडी। और आपको याद है कुछ काम करके बाहर निकलते हैं तो उस कॉमन एरिया को हम लोग जबरदस्ती अपने भाषा में एक नाम दे रहे हैं, क्या, स्टेटमेंट एक्स। ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट लूप का हिस्सा नहीं है, लूप के बाद आने वाला वो कोई कॉमन हिस्सा है, जनरल हिस्सा है। तो लूप का काम मेनली इतना है। इसमें आपको ये नाम पे कमांड करना होगा, इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन टेस्ट क्या है और अपडेशन क्या है। तो एक बार आप सुनिए, हम आपको बता चुके लूप का काम होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो सोचो अगर लूप का काम एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का है तो इस रिपीटेशन के दरमियान, ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इस रिपीटेशन के दरमियान आपको गिनती करना पड़ सकता है, आपको काउंटिंग करना पड़ सकता है। और क्योंकि आप इसमें रिपीटेशन करने को आए हैं, आप यहाँ काउंटिंग भी कर सकते हैं, तो उस काउंटिंग का कभी तो शुरुआत करिएगा आप, उसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। यानी कि सबसे पहले लूप में कौन सा हिस्सा काम करेगा, इनिशियलाइजेशन। जहां इनिशियलाइजेशन का मतलब होगा मेरे लूप में काउंटिंग का शुरुआत करना। उसके बाद नीचे आकर आप पढ़िए क्या लिखे हैं, आप नीचे आके वहां पे आप लिखे हैं इस जगह पे व्हाइल टेस्ट कंडीशन। तो पता है ये व्हाइल का मतलब क्या है, जबकि या जब तक। तो सुनो, जब तक कंडीशन टेस्ट होगा और ट्रू होगा तो आपको अंदर आने का मौका मिलेगा, ठीक है। जब तक या जब जब ये कंडीशन चेक हुआ घुसने के समय, एंट्री के समय, और अगर ये सही होगा तो आपको अंदर आने का मौका मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये गलत होगा आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पढ़िए, सबसे पहले आपने काउंटिंग का शुरुआत किया, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, इनिशियलाइजेशन। अब देखो जब तक एंट्री के समय कंडीशन टेस्ट ट्रू होगा ये आपको पकड़ के लूप बॉडी के अंदर डाल देगा। तो जब आप लूप बॉडी के अंदर गए तो यहां कुछ कुछ काम किए होंगे आप, वो काम होता जाएगा और गिनती में परिवर्तन करना, क्योंकि काउंटिंग से काम हो रहा है। यहां काउंटिंग का शुरुआत किए थे, यहां कंडीशन चेक किए थे, सही होने पे आप अंदर आए थे, कुछ काम दाम किए, उसके बाद गिनती को चेंज करना है, काउंटिंग में परिवर्तन लाना है, उसको यहां पे इंग्लिश में क्या लिखा है, अपडेशन। अपडेट करना, काउंटिंग को अपडेट करना, बढ़ाना घटाना, जो करना है वो करना। फिर कुछ काम अगर बच गया है तो उसको करिए, और अब आप देखिएगा लूप का एंड आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही लूप के बॉडी का एंड आएगा तो ये आपको उठा के दोबारा ऊपर ले जाएगा। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई काम करके फिर से अपने आप, फिर से ऑटोमेटिक वो ऊपर पहुंच जाता है। पर याद है इफ एल्स पढ़ते थे तो कंडीशन लगाते थे, वहां पे भी काम करते थे और निकल के नीचे चल देते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें काम होने के बाद ये आपको दोबारा खींच के ऊपर ले जाएगा ऑटोमेटिक। अब दूसरी बार कंडीशन चेक करना है। अगर सेकेंड टाइम आपने कंडीशन चेक किया और अगर कंडीशन सही हुआ इस बार भी, तो ये आपको पकड़ के कहां ले जाएगा, लूप के बॉडी में। फिर आप कुछ कुछ काम करेंगे, फिर आप यहां गिनती में परिवर्तन करेंगे, फिर इसका बॉडी का काम तमाम होगा, फिर से आप लौट के ऊपर पहुंचेंगे। तो पता ये साइकिल, ये चक्कर कब तक गोल गोल काटेगा, जब तक
कंडीशन सही है। और जैसे ही ये कंडीशन रॉन्ग होगा तो अब आप अंदर जाना बंद कर देंगे, या आपको उठा के कहां फेंकेगा, स्टेटमेंट नंबर एक्स के बाद पास, यानी कि लूप के बाद वाले हिस्से में आपको पहुंचा देगा। प्रोग्राम करिएगा अभी तो देखिएगा तुरंत सीख जाएंगे आप ये चीज। तो अब हम इसी फ्लो को कि मेरा काम कैसे कैसे हुआ, एक लाइन से दूसरी लाइन में हम किस दिशा में ट्रांसफर हुए और कब हुए, इसको अब हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाने जा रहे हैं। उसी डायग्राम को फिर हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्लो चार्ट। तो इसका फ्लो चार्ट देखो कैसा बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक कंडीशन चेक किया, आपको याद है ना, इस बॉक्स को डिसीजन मेकिंग बॉक्स बोलते हैं कि किसी बॉक्स में आपको निर्णय लेना होता है। तो हम इसके ब्रैकेट में देखो क्या लिख रहे हैं, हम इसके ब्रैकेट में लिख रहे हैं टेस्ट कंडीशन। गौर से देखिए, आप जब यहां पे आए और आपने क्या किया, कंडीशन को क्या किया, टेस्ट किया, तो अब यहां पे दो स्थिति होंगे, या तो आपका कंडीशन सही होगा या तो आपका कंडीशन गलत होगा। तो हम मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि कंडीशन चेक हुआ तो मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, मान लेते हैं ना। सुनो, अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो गया तो हम ट्रू के रास्ते में जाएंगे। मेरी मर्जी है कि हम ट्रू इधर खींचें कि इधर खींचें कि इधर खींचें, पर जिधर भी खींच रहे हैं आप ट्रू, उधर एक एरो ट्रू के साथ जा रहा है। सुनो, हम आपको यहां बता चुके हैं कंडीशन जब चेक होता था तो ट्रू होने के बाद आप कहां जाते थे, लूप के बॉडी में। तो इधर देखिए, ट्रू होने के बाद अब आपको कहां पे वो लेके जा रहा है, इस हिस्से में। देखिए ट्रू होने के बाद कहां पे गए, इस हिस्से में, और इस हिस्से का नाम क्या लिखा है, इस हिस्से का नाम लिखा है लूप बॉडी। ये हिस्सा का नाम लूप बॉडी है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, लूप बॉडी के अंदर में कौन सा हिस्सा लिखा है, अपडेशन। तो ये अपडेशन का जो काम है वो लूप बॉडी के अंदर है, और इनिशियलाइजेशन का काम जो है वो लूप के पहले है। मतलब यहां पे छूट गया मेरे से, इनिशियलाइजेशन होगा, यहां हम लिखते हैं थोड़ी देर में। तो लूप बॉडी के अंदर में कौन सा हिस्सा शामिल है बताइए, लूप बॉडी में हम यहीं पे लिख दे रहे हैं विथ अपडेशन, यानी अपडेशन का जो काम है, परिवर्तन का जो काम है गिनती में, वो लूप के बॉडी के शरीर में ही है, अंदर में ही है। अच्छा एक बात बताओ, जब लूप का बॉडी का काम तमाम होता है तो याद है आपको बाहर नहीं करता, वो खींच के दोबारा ऊपर ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ लूप बॉडी का जब काम खत्म हो जाएगा तो ये आपको पकड़ के दोबारा यहां पे ले जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यहां पे एक चीज छूटा हुआ था मेरे से, यहां पे एक चीज छूट गया था मेरे से। यहां पे कौन सा हिस्सा काम करने वाला है, यहां पे पहले कौन सा हिस्सा काम करेगा, गिनती का शुरुआत जो था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन करके आएंगे आप नीचे, समझिए अब ध्यान से। यहां पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद आप कंडीशन में जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगा तो आप लूप बॉडी में जाएंगे, लूप बॉडी में अंदर ही अंदर आप अपडेशन कर लेंगे, फिर आप निकल के वापस घूम के कहां जाएंगे, कंडीशन चेक करने के लिए। देखिए यहां पे रास्ता ज्वाइन हुआ है, फिर आप कहां पे जाएंगे, कंडीशन चेक करने के लिए। अगर ये सही है फिर से, तो फिर आप लूप के बॉडी में प्रवेश करेंगे, फिर अपडेशन होगा, परिवर्तन होगा, फिर लौट के वहीं पे जाएंगे कंडीशन चेक करने। यहां देखे थे ना आप, सही है तो अंदर जाते हैं, काम करते हैं, अपडेशन करते हैं, फिर काम खत्म होता है तो फिर कंडीशन चेक करते हैं। इनिशियलाइजेशन बस एक बार हुआ था शुरू में, इनिशियलाइजेशन बस एक बार हुआ था शुरू में। उसके बाद ये साइकिल देखिए यहां कंडीशन के पास से बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा सुनो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो लूप बॉडी में गए, पर अगर मेरा कंडीशन फॉल्स अगर हो गया, मेरा कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये हमको उठा के कहां फेंकेगा बताइए। अब आप ही, ये फॉल्स होगा तो ये हमको उठा के फेंकेगा इस जगह पे, जिस जगह का नाम हम लोगों ने क्या लिख रखा है, स्टेटमेंट एक्स। वो एकदम सेपरेट हिस्सा है। जब ये गलत हुआ था, कंडीशन जब गलत हुआ था तो हमको उठा के कहां फेंका था, स्टेटमेंट एक्स पे, वो बिल्कुल अलग ही हिस्सा है। और जब ये सही था तो लूप के बॉडी में चक्कर पे चक्कर काट रहे थे, भीतर में अपडेशन भी कर रहे थे, और ये रिपीटेशन चलता ही जा रहा था। देखिए कंडीशन जब जब सही है, लूप का बॉडी काम कर रहा है, अपडेशन हो रहा है, और ये साइकिल चलता ही जा रहा है। और जब फॉल्स हो रहा है तो आप स्टेटमेंट एक्स की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाइल लूप डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब इसका कोडिंग देखेंगे जब आप, तो आपको पता चलेगा कि व्हाइल लूप आखिर वर्क एक्चुअली में किस तरीके से करता है। तो अब हम आपको व्हाइल लूप का इस्तेमाल दिखाने के लिए एक कोड कराने जा रहे हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम कराएंगे। अभी मेरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम
शॉर्ट में वैप टू प्रिंट द, वैप टू प्रिंट द, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए, प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द गिवन नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ रहे होंगे, आज आपको सी प्लस प्लस में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसे कंप्यूटर को निर्देश मिलेगा। प्रोग्राम लिखने से याद है ना, कंप्यूटर को निर्देश मिलता है। क्या निर्देश मिलेगा? तो प्रोग्राम में कंप्यूटर को निर्देश मिलेगा कि आपको क्या प्रिंट करना है, आपको क्या डिस्प्ले करना है, दिए गए नंबर का मल्टीप्लीकेशन टेबल। मतलब जो नंबर आप देंगे उस नंबर का आपको पहाड़ा छापना है, उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है। जैसे आप नंबर 8 देंगे तो आंसर आना चाहिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, वो वाला चीज हम कह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज माय क्वेश्चन जो बहुत बहुत इजी है। तो इसमें देखिए लूप से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो अब आपको यहां समझना है। तो हर रोज की तरह आज भी सबसे पहले हम यहां पर हैश इंक्लूड करके कौन से हेडर फाइल को मंगाने का कोशिश करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h को मंगाएंगे। ऑफकोर्स आपको मालूम है ये क्यों ले रहे हैं, सी आउट और सी इन को इस्तेमाल करने के लिए इस हेडर फाइल का मार्गदर्शन चाहिए इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को संभालने के लिए। फिर हमको स्क्रीन का गंदगी साफ करना है और स्क्रीन को होल्ड करना है, तो हम हैश इंक्लूड करके दूसरा कौन सा हेडर फाइल को इस्तेमाल करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। ये तो हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करने की वजह से चुनेंगे और getch को यूज करने की वजह से चुनेंगे। ये बताइए, प्रोग्राम का जो लाइफ है वो तो शुरू हो जाएगा void main फंक्शन से, हर बार की तरह प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा आज भी। फिर सुनिए, आज हमको कौन कौन सा घर बनाने का जरूरत है, सोच के देखिए। अगर आपको किसी नंबर का पहाड़ा छापना है तो सबसे पहले आपको नंबर के लिए एक घर बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि उस नंबर का पहाड़ा छापना है तो याद है, नंबर अगर 8 है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो नंबर तो n है लेकिन वो गिनती भी तो करना है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ये काउंटिंग भी तो करना है। तो उसके लिए हम एक काउंटर लेंगे यहां पर i, काउंटर लेंगे i, ठीक है। और अब हम करेंगे टर्मिनेट। तो पहले बताओ, इस लाइन का यूज करने से कंप्यूटर मेमोरी में एक ब्लॉक n नाम से रिजर्व हो गया और एक ब्लॉक i नाम से रिजर्व हो गया। n इज माई नंबर एंड i इज माई काउंटर, गिनती ये करेगा, काउंटिंग i करेगा और टेबल n का निकलेगा, देखना। सुनिए, ये मेरा मॉनिटर है, मान लीजिए ना ये मेरा मॉनिटर है। हमको अपने मॉनिटर का स्क्रीन को साफ करना है क्योंकि हमको नहीं पता इसके पहले कोई दूसरा आउटपुट भी रह सकता है। तो हम उसको साफ करने के लिए, इरेज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। अगर कुछ भी कचरा भरा होगा उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा, रफा दफा कर देगा। ठीक है, अब सुनो, हमको यूजर से पूछना है सी आउट करके एंटर द नंबर, हम यूजर से नंबर मांगने जा रहे हैं। आपको याद है सी आउट का क्या रोल होता है, ये सी आउट आपके मॉनिटर पे एक संदेश छापेगा। कौन सा संदेश छापेगा, एंटर दी नंबर। तो देखो मैसेज क्या आ गया, एंटर दी नंबर। इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो लिखा, इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो लिखा एंटर दी नंबर, वो मैसेज एज इट इज जाके वहां पर डिस्प्ले हो गया। वो मैसेज हुबहू जाके यहां पे डिस्प्ले हो गया, एंटर दी नंबर। ठीक है, इसको पढ़ के आप समझ रहे हैं कि जिस नंबर का पहाड़ा छापना है वो नंबर मांग रहा है मेरे से। हम इसको नंबर दे दिए 9, हमको 9 का मन है टेबल प्रिंट करने का। तो इस 9 को हम कहां से टाइप किए, इस 9 को हम कहां से दबा दिए, बोल के तो नहीं ना जाएगा, 9 कहां से जाएगा, कीबोर्ड से टाइप किए। तो उसको रीड कौन करेगा, 9 को कीबोर्ड से रीड कौन करेगा, सी इन, और स्टोर किस में कर देगा, एन में। वेरी इजी। तो मेरे एन के अंदर कितना स्टोर हो गया, 9। ये देखिए सी इन ने एन में 9 को इनपुट कर लिया। ठीक है, अब सोचिए अगर आपको 9 का पहाड़ा देखना है तो 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा करना होगा, यानी काउंटिंग का शुरुआत दरअसल में आपको 1 से करना होगा। तो आपको याद है, आपको याद है वाइल लूप में रिपीटेशन करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कराना पड़ता है, इनिशियलाइज करना होता है। तो देखिए हम यहां पे इनिशियलाइज कर रहे हैं i इज इक्वल टू 1। समझिएगा बात, हम i को 1 ले रहे हैं क्योंकि हमको 9 1 जा से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, हम i को 1 ले रहे हैं क्योंकि हमको 9 1 जा से स्टार्टिंग करना है।
तो इनिशियलाइजेशन समझ में आया, गिनती का शुरुआत कहां से करना है। फिर याद करिए वाइल के साथ कंडीशन बताना पड़ता है कि चलाना कब तक है यह प्रक्रिया। तो हम कोड में क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे कोड में, बोलिए। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक मेरे आई नाम के काउंटर का वैल्यू 10 या उससे कम है तब तक। जैसे ही 10 का लिमिट पार कीजिएगा लूप हो जाएगा रॉन्ग। अब हम वाइल लूप के बॉडी में घुस रहे हैं, ये देखिए अंदर जाके। अब हम एकदम सिंपल मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या लिख रहे हैं, सी आउट, लाइन चेंज करने के लिए याद है इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश एन, इट विल चेंज योर लाइन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एन एस्टरिक आई, एन गुना आई। हम सबका रीजन बताएंगे अभी। फिर सुनिए, याद है थ्योरी में एक नाम लिखे थे अपडेशन, आपने एक नाम लिखा था ना थ्योरी में अपडेशन, जो गिनती में परिवर्तन करता है। तो देखो अपडेशन में अब हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, आई प्लस प्लस, जो गिनती में परिवर्तन करता है। फिर अब हम यहां लूप को बंद कर देंगे, मेरा काम तमाम हो गया। अब हम यहां पे जाके क्या लिख लेंगे पता है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम। तो अब हम यहाँ गेट सी एच फंक्शन लगाएंगे ताकि मेरा आउटपुट मॉनिटर होल्ड हो जाए, और उसके बाद मेन इज ओवर लाइफ इज ओवर कर देंगे। इतना में मेरा प्रोग्राम सिमट गया। तो जो समझने वाला कोड है इस प्रोग्राम में इतना सा है। थ्योरी याद कीजिए, दिस इज इनिशियलाइजेशन, गिनती का शुरुआत। दिस इज योर टेस्ट कंडीशन, ये बताएगा कब तक लूप चलेगा। एंड दिस इज अपडेशन, जो गिनती में परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो इसको चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ये बोलिए, हम यहां तक बता चुके थे एंटर दी नंबर, नंबर हम 9 दिए थे, सी 9 को पढ़ा था, स्टोर किस में कर रखा है, एन में, तो मेरे एन में 9 आ चुका है। अब गौर से देखिए, आई का जो गिनती है वो कितने से शुरू हो गया, 1 से। आई मेरा काउंटर लिया हुआ है, उसका शुरुआत हम कितने से करें, 1 से। काउंटर का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, काउंटर जो लिए हैं आई, इसका नाम आपके ऊपर है, आप कुछ भी लीजिए, एबीसीडी भी लीजिए, लेकिन हम आई लिखे हैं क्योंकि आई का मतलब होता है इटरेशन का संख्या। आपको याद है लूप का मतलब था इटरेशन स्टेटमेंट, जिसका काम होता है रिपीट करना। तो रिपीट करने के लिए जो काउंटर आप ले रहे हैं वो आपको रिपीटेशन का संख्या बता रहा है, इसीलिए उसको इटरेशन नंबर यानी कि आई बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आई का मतलब है इटरेशन का नंबर, काउंटिंग का नंबर, लेट इट बी आई। छोड़ो, आई में कितना है मेरा, 1 है। गौर से देखिए वाइल में कंडीशन चेक हो रहा है घुसने के समय, इसीलिए इसका नाम है एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री के समय नियंत्रण लग रहा है। पढ़िए क्या है कंडीशन, जब तक आई का वैल्यू 10 या उससे कम है तब तक आपको रिपीट कराना है, और जब आई का वैल्यू 10 पार कर जाए तो आपको थम जाना है, रुक जाना है। तो अभी मेरे आई में कौन है, अभी मेरे आई में कौन है, 1 है। तो 1 लेस देन है क्या 10 से, तो क्या 1 का वैल्यू 10 से कम या बराबर है क्या, यस, आई का वैल्यू 1 10 से कम है। तो मेरा कंडीशन ट्रू हो गया तो हम अंदर जाएंगे, ट्रू हो गया तो हम अंदर जाएंगे। तो अंदर जाके देखिए क्या लिखेंगे, सी आउट आएगा, सी आउट क्या छापेगा, स्लैश एन, स्लैश एन करने से लाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या छापेगा, एन इंटू आई। ये बताओ मेरे एन में तो 9 है, इस वक्त मेरे आई में तो 1 है, तो 9 इंटू 1 सॉल्व करेगा और आपको जवाब दे देगा 9। आगे बढ़िए, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मेरे काउंटर को अपडेट करेगा, मेरे काउंटर में चेंज लाएगा और मेरा आई बढ़कर 2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, जैसे ही आई बढ़ के 2 हुआ, जैसे ही अपडेशन हुआ, लूप का बाउंड्री बंद होने के कगार पे आ गया, तो आपको पकड़ के दूसरे राउंड में ले जाएगा, यह आपको उठा के दूसरे राउंड में ले जाएगा। जैसे ही उठा के आपको दूसरे राउंड में ले गया तो दूसरी बार जाके चेक करो। अब तो दूसरी बार जाकर आप क्या चेक करेंगे, क्या आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। चलिए बताइए, इस बार आई में कौन है, इस बार आई में कौन है बताइए, 2। तो क्या 2 लेस देन 10 है क्या, यस सर, 2 तो लेस देन 10 है। तो ये पकड़ के फिर अंदर ले जाएगा। सुनिए, इस बार सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा, इस बार सी आउट डिस्प्ले करेगा, पहले तो न्यू लाइन कर लो, लाइन चेंज कर लो, स्लैश एन है ना, लाइन बदल गया, एंटर हो गया। अब सुनो, एन गुना आई, एन में तो 9 का 9 है, पर आई में कौन है इस बार, आई में तो इस बार 2 है, तो 9 दुनिया 18, यानी आंसर आ गया 9 2 जा 18। फिर सुनिए,
आई बढ़ गया, आई बढ़कर देखो 3 हो गया, ये बाउंड्री बंद हो रहा है, फिर पकड़ के आप ऊपर ले जाएगा। अब बताओ 3 लेस देन 10 है क्या? यस सर, 3 तो लेस देन 10 है, फिर से लूप चलेगा। अब ये सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा? लाइन चेंज। अब ध्यान देना, n में तो 9 का 9 है, पर i में कौन है? 3 है, तो 9 इंटू 3 होता है 27। फिर i बढ़ जाएगा, i बढ़कर कितना हो जाएगा? 4। तो आप समझ रहे हैं ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ये 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए भी चलेगा, क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो बीच का अगर हम स्टेप स्किप कर जाएं, मान लो मैं स्किप कर गया, मशीन करेगा मैनेज, आप चिंता मत कीजिए। तो सी आउट अंत में लाइन बदल के n गुना आई, n में तो 9 का 9 है, याद कीजिए लास्ट टाइम i में तो 10 हो चुका होगा, तो 9 10 या 90 आ चुका होगा, तो देखिए 9 का पूरा पहाड़ा छप गया, बीच का गैप मशीन भर लेगा। फिर सुनिए, आई बढ़ के जैसे ही 10 के बाद जैसे ही 11 हुआ ना, आई जैसे ही 11 हुआ ना, अब देखना क्या होगा, ऊपर आओ। क्या 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? रॉन्ग, ये आपको फिर फेंकेगा बाहर। तो यहां क्या लिखा है? गेट सी एच। तो आपका जो रन टाइम याद है, प्रैक्टिकल में आउटपुट भागने लगता है, तो गेट सी एच उसको होल्ड कर लेगा, आप कोई की प्रेस कीजिएगा तभी आपका प्रोग्राम छूटेगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है बहुत इजीली। गिनती का शुरुआत करिए, कंडीशन चेक कीजिए, सही है जब जब काम कीजिए, कंडीशन गलत हो तो बाहर निकल लीजिए। अच्छा, अब एक बात गौर से देखिएगा, यहां पे एक बात गौर से देखिए, इस लाइन को हम चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस लाइन को अगर हम मिटा दें और इस लाइन की जगह अगर हम ये लिखें, देखिएगा सी आउट लाइन चेंज, और यहां पे अगर हम ऐसा लिखेंगे ना, n, यहां पे x, यहां पे i, यहां इज इक्वल टू, और यहां n गुना i। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखे हम ये, पर इसका आंसर सुनिएगा क्या होगा। देखिए फिर से सुनिए, ये मेरा मॉनिटर है, ये मेरा मॉनिटर है, सी आउट आके मेरे मॉनिटर पे क्या पूछने लगा? ये पूछने लगा एंटर द नंबर, पूछा, नंबर हम दे दिए 9, फिर से 9 दे दिए, 9 को सीन पढ़ के किस में डाला? n में, तो मेरे n के अंदर कितना आ गया? 9। ठीक है, अब देखो i का शुरुआत 1 से हो रहा है, गौर से देखिए, हम फिर से बता रहे थे i का शुरुआत कहां से हुआ? 1 से हुआ। पढ़िए, वाइल i लेस देन 10, गौर से देखिए i में 1 है, 1 10 से कम है, सही। लाइन सी आउट लाइन चेंज, लाइन चेंज हो गया, देखिएगा क्या होगा, सॉरी, सी आउट लाइन चेंज, देखिएगा क्या होगा। पहले n को छापिए, इसमें बहुत कुछ छपा है, देखिए n को छापिए, n में कितना? 9। उसके बगल में देखिए इन्वर्टेड कॉमा में क्या छापिएगा? x, यहां पे x आ जाएगा। उसके बाद कौन है? i का वैल्यू कौन है? 1। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में कौन है? इज इक्वल टू, और उसके बाद कौन है? n इंटू आई, तो 9 1 जा 9। इस स्टाइल का आंसर आएगा, यानी आप ये वाला कोड लिखेंगे तो इस टाइप का आंसर आपका आएगा, और ये पूरा 10 तक जाएगा। हम ये बोल रहे थे कि अगर आप सी आउट में जाके लाइन चेंज करके और n गुना आई डायरेक्ट लिखिएगा तो उसका जवाब ऐसे आएगा, शॉर्टकट वाला आंसर। फिर हम ये बोले कि अगर आप इस लाइन को हटाकर अगर आपने ये लंबा वाला लाइन लिखा है तो इस लाइन की बदौलत आंसर जो होगा थोड़ा बड़ा वाला आंसर आएगा, इस टाइप के पैटर्न में जो आंसर है वो डिस्प्ले होगा। तो इसको समझ लीजिए एक बार, आई का वैल्यू कितना लिए थे हम? 1। फिर देखो 1 लेस देन 10 है क्या? यस। जब हम अंदर गए लूप में, जब हम अंदर गए तो इस बार हम ये लाइन लिखे हैं, तो बोलो सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा? पहले तो लाइन चेंज हो जाएगा, फिर देखो सी आउट के साथ बार बार छापना होता है, तो निशान अगेन आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बोलिए सी आउट ने पहले लाइन चेंज कर लिया, उसके बाद क्या डिस्प्ले हो गया? n का वैल्यू। तो ये बताओ n का वैल्यू में तो 9 आएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लिख रखे हैं आप? x लिखे हैं, तो स्क्रीन पे क्या आंसर आएगा? x तो हूबहू छप जाएगा। फिर बताओ बगल में क्या लिखे हैं? i का वैल्यू कितना था? 1, वो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ? इक्वल टू का साइन, देखो यहां इक्वल टू का साइन छप जाएगा। और लास्ट में क्या लिखे हैं आप? n गुना आई, तो 9 1 जा 9, रियल कैलकुलेशन ये कर रहा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए था, ये x का सिंबल। x यहां गुना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दिख रहा है, मैथ्स में जो टेबल पढ़ते थे उसका स्टाइल। रियल कैलकुलेशन ये कर रहा है, ये तो सिर्फ छपने के लिए है इन्वर्टेड कॉमा का x। फिर सुनो,
आई जब बढ़ जाएगा तो आई बढ़ के तो 2 हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जब आप ऊपर आएंगे तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 10? यस, मेरा आई में जो 2 है वो तो स्मॉलर देन 10 है। तो लूप में जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अब ये सी आउट बोलिए क्या डिस्प्ले करेगा? स्लैश एन, लाइन चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एन में तो इस बार भी कितना है? 9 है। अब इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लिखे हैं आप? एक्स लिखे हैं। बगल में क्या लिखे हैं आप? आई लिखे हैं। तो आई की वैल्यू कौन है? 2 है। उसके बगल में इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखे हैं आप? इक्वल टू का साइन। और उसके बगल में 9 2 जा क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। तो ये प्रोसेस जाएगा 9 10 जा 90 तक, और अंत में जब आई बढ़ते बढ़ते 11 होगा ये ऑटोमेटिक क्विट हो जाएगा लूप से। तो ये कहानी था किसके बारे में? एक क्वेश्चन था कि मल्टीप्लीकेशन टेबल निकालना है, और अभी हम लोग यहां पे लूप यूज कर रहे थे, वाइल लूप। तो अब हम लोग वाइल लूप को ही यूज करके कुछ और क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ प्रोग्राम में प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं इस कॉपी पे, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द factorial of the given number using while loop। तो गौर से देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है आज आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो आपको दिए गए नंबर का क्या फाइंड आउट करेगा? फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है नंबर का, लेकिन लूप कौन सा चलाने बोला गया? आपको लूप चलाना है वाइल लूप। अब फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, सुनिए। फैक्टोरियल हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स के लिए निकालते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए मेनली निकालते हैं। जीरो का तो फैक्टोरियल 1 ही होता है, आप जानते हैं। तो ही बोल सकते हैं कि आप होल नंबर्स के लिए निकालते हैं, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकलता, आप जानते हैं। सुनिए, अगर मेरा नंबर है मान लीजिए 5 है, सपोज करो, मैथ्स में बोल रहे हैं, मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना है मैथ्स में, तो आप क्या लिखते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसको गुना करके जो आंसर आएगा वो 5 का फैक्टोरियल का आंसर आएगा। अगर आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है मैथ्स में, तो क्या होता है 3 का फैक्टोरियल? 1 इंटू 2 इंटू 3। आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 भी पढ़ सकते हैं, वही बात होगा। तो 3 का फैक्टोरियल निकालने के समय 1 से गुना करना चालू कर रहे हैं, 1 गुना 2 गुना 3, तो इसका आंसर 6 आएगा। उसी तरह अगर 4 दिया रहता तो 4 का फैक्टोरियल होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सीक्वेंस में ही तो जा रहे हैं 1 से 4 तक लगातार, और आपस में प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल सा चीज है। तो जरा सोचो, इसमें भी लूप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे आप? अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो काउंटिंग 1 से 5 तक कर लीजिएगा। अगर आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो काउंटिंग को आप 1 से लेकर 3 तक कर लीजिएगा। और अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो काउंटिंग को 1 से लेकर 4 तक कर लीजिएगा। मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, काउंटिंग 1 से लेके उसी नंबर तक आप कर लीजिएगा, तो आपको फैक्टोरियल का वैल्यू मिल जाए। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसका अब आप आंसर देखिए। देखिए, सबसे पहले थ्योरी में तो क्वेश्चन आप समझ गए, अब आंसर देखिए कोडिंग के हिसाब से। हर बार की तरह हम यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करने जा रहे हैं, iostream.h, और एक हेडर फाइल हम कौन सा इंक्लूड करने जा रहे हैं? conio.h। ये तो आपको करना पड़ा। प्रोग्राम का जिंदगी कहां से शुरू हो रहा है बताइए? वॉइड मेन फंक्शन से। ये तो करना था। मेमोरी में घर इंटीजर टाइप का एक बना लीजिए, n नंबर के लिए लेंगे ना, किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो यूजर से पूछेंगे ना, तो एक वेरिएबल n बनाएंगे हम। आप देख रहे हैं आपको काउंटिंग करना पड़ा, 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करना पड़ा। यू विल नीड अ काउंटर अगेन, लेट इट बी आई। सुनिए, इस बार क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन भी शामिल है, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर कहीं तो जमा करेंगे आप। उसके लिए हम लोग एक घर बना लेंगे, फैक्ट नाम का एक घर बना लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे गैप छोड़ें क्योंकि हमको उसको वैल्यू देना है, तो समझाने के बाद हम वो चीज लिखेंगे यहाँ लिखना क्या है। अब बताओ, यहाँ पे स्क्रीन का गंदगी साफ करने के लिए क्लियर स्क्रीन लगाना होगा। सी आउट आके मेरे से क्या रिक्वेस्ट करेगा? एंटर द नंबर मांगेगा वो। सी आके नंबर पढ़ के किस में स्टोर करेगा? एन में।
गिनती कहां से हो रहा है गुना करने का, 1 से शुरुआत हो रहा है, तो हम काउंटिंग जो है उसमें आई का काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, 1 से। कब तक जाएंगे, देखिए 5 का फैक्टोरियल निकालना था तो 1 से 5 तक गए थे, कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना था तो 1 से 3 तक गए थे। 4 का फैक्टोरियल निकालना था तो 1 से 4 तक गए थे। तो n का फैक्टोरियल निकालना है तो गिनती को 1 से लेके कहां तक जाइएगा, लेस देन इक्वल टू n तक जाइएगा। यानी गिनती 1 से लेकर n तक करने के लिए इस तरीके से बढ़ना होगा, ऐसे, ठीक है। और ये वाइल लूप का मेरा बॉडी हो गया। गिनती में परिवर्तन करना है तो हम आई को प्लस प्लस भी कर रहे हैं। अब गुना करने का काम यहां होगा, नया फैक्टोरियल बराबर पिछला फैक्टोरियल गुना आई। और बाहर आके अब आपको जवाब छापना है तो आप यहां पे सी आउट में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आंसर मेरे फैक्ट में डिपॉजिट है, फैक्ट लिख देंगे। अब बिल्कुल अंत में हम यहां पे क्या यूज करेंगे, गेट सी एच फंक्शन। ना मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो मेन का जिंदगी यहां से शुरू हुआ था, मेन का जिंदगी यहां पे खत्म हुआ। अब हम आपको इस कोड को थोड़ा आराम से अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे प्रोग्राम का जो जिंदगी है मेन से शुरू होता है, आप सबको मालूम है। इंटीजर टाइप का ब्लॉक्स क्या क्या बना, एक ब्लॉक बना n के नाम से, ओके, एक ब्लॉक बना i के नाम से, ओके, और एक ब्लॉक बना फैक्ट के नाम से। सुनिए, प्रोग्रामिंग में जब आप किसी वेरिएबल को बनाते हैं इस तरीके से, तो मेमोरी में उन वेरिएबल्स का ब्लॉक या घर रिजर्व हो जाता है। यहां तक समझ गए। एक नया बात सुनिए अब आप, देखिए हम लोग जब n नाम का घर बनाते हैं तो हम n नाम का एक बॉक्स बना के बोलते हैं कि देखो देखो मेमोरी में n के नाम से घर बन गया, लेकिन उसकी वैल्यू के बारे में तुम कुछ कमेंट नहीं करते, तो हम उसको खाली छोड़ देते हैं आमतौर पे। पर एक बात अब से ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी प्रोग्रामिंग में आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके नाम से मेमोरी में घर बनता तो है, लेकिन ये घर कभी खाली नहीं रहता है, एम्प्टी नहीं रहता है। इसके अंदर कोई तो अनाप शनाप नंबर रख सकता है। वो अनाप शनाप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस n के अंदर हमको नहीं पता कि वो 10 रखने वाला है, हमको नहीं पता कि इसमें -15,228 रखने वाला है, या हमको नहीं पता कि इसमें 15,325 रखने वाला है। इसमें कोई भी अननोन नंबर जमा रह सकता है मशीन के द्वारा। तो क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता ना, तो हम लोग n को ब्लैंक ब्लैंक दिखाने लगते हैं, आई को ब्लैंक दिखा रहे हैं, फैक्ट को ब्लैंक दिखा रहे हैं। पर प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ये ब्लैंक होता नहीं है, इसके अंदर कोई कोई अननोन वैल्यू है, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल के समझ बोल रहे हैं अननोन वैल्यू है, उसी को गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं प्रोग्रामिंग में। यानी कि ये हुआ कि जिंदगी मेन से शुरू होता है, घर बनाते हैं आप लोग जब, तो उन घरों में शुरू शुरू में कौन सा वैल्यू जमा रहता है, अनाप शनाप वैल्यू जो आपके लिए कचड़े के बराबर है, तो उसको यहाँ पे गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं प्रोग्राम में। तो n के अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगा, i के अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगा, अब फैक्ट के अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगा। गार्बेज वैल्यू कोई अनजाना सा नंबर है जो आपके कोई काम का नहीं है, पर ये ब्लैंक नहीं होता है, ये प्लीज समझिए आप। अब सुनिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, देखते जाइए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, उसने मेरे मॉनिटर के गंदगी को साफ कर दिया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो ये सी आउट आके मेरे से क्या पूछ रहा है, अब ये जो सी आउट है वो आकर अब मेरे से यहां पे क्या पूछ रहा है, एंटर द नंबर। तो मेरे मॉनिटर पे मैसेज आया एंटर द नंबर। हम इसको नंबर दे देंगे 3, छोटा नंबर दे रहे हैं, बहुत है 3 पढ़ाने के लिए। 3 को कहां से टाइप किए, कीबोर्ड से। पढ़ा कौन, सी इन। इनपुट किस में करवाया, एन में। तो एन में जो गार्बेज वैल्यू था ना, ध्यान से देखिए, एंटर द नंबर का मैसेज आया, हम लोगों ने नंबर चूज किया 3, सीन ने 3 को पढ़ के किसके अंदर डाल दिया, एन में। तो मेरे एन के अंदर जो गार्बेज वैल्यू है वो हट जाएगा और इसमें 3 जमा हो जाएगा। इसीलिए आप जब एन को ब्लैंक भी दिखाते हैं पहले से, अब बाद में आप एन को 3 दे देते हैं तो 3 लेके आप काम करते हैं, लेकिन पहले का कचरा वैल्यू तो साफ हो गया ना। तो यहां पे क्या होगा, एंटर द नंबर का मैसेज आया, नंबर हम लोगों ने दिया है 3 को कीबोर्ड से पढ़ा है सी इन और स्टोर किस में कर दिया, एन में। तो मेरे एन में जाके जमा हो चुका है 3। अब देखिए क्या होगा, मेरे आई का शुरुआत कितने से होगा, 1 से।
आई का शुरुआत, काउंटिंग का शुरुआत 1 से होगा। क्यों आप देख रहे हैं 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से गिन रहे हैं, 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से गिन रहे हैं, 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से गिन रहे हैं। तो क्यों ना काउंटिंग को हम लोग 1 से शुरू कर ले, इसीलिए हम लोग आई का काउंटिंग चालू ही कहां से कर लिए, 1 से। अच्छा, इस प्रोग्राम में ना कैलकुलेशन बहुत सारा करना है, तो हम एक काम करते हैं, इस कैलकुलेशन को समझाने के लिए एक टेबल यहां बना के दिखाते हैं। देखो, हम यहां आई का वैल्यू में जो परिवर्तन होगा उसको यहां पे नोट डाउन करेंगे, और आई के बदलने के साथ साथ मेरे फैक्ट में भी परिवर्तन हो रहा है ड्यू टू कैलकुलेशन, तो हम फैक्ट का वैल्यू यहां पे लिखेंगे। तो हम एक तरफ आई लिखेंगे और एक तरफ हम फैक्ट को लिखेंगे, ताकि क्या चेंज हो रहा है वो आपको यहां पे नजर आने लगे। गौर से देखिए, आई का शुरुआत कितने से हुआ, ध्यान से देखिए, आई का शुरुआत कितने से हुआ, 1 से हुआ। तो हम आई को यहां पे लिख के दिखा रहे हैं, चेक करिए तो आप बोलिए, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी जब तक आई का वैल्यू एन से कम या बराबर है तब तक लूप चलेगा, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू कौन है अभी, आई का वैल्यू कौन है अभी, 1। तो क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, आई का जो वैल्यू 1 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, एन में हम 3 दिए हैं, तो यस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन मेरा सही है क्योंकि, तो मेरा लूप अंदर जाएगा। तो जब हम लूप में अंदर जाएंगे तो कोडिंग पढ़िए क्या लिखे आप जाके कोडिंग पढ़िए क्या लिखे हैं, आप लिखे हैं नया फैक्टोरियल बराबर पिछला फैक्टोरियल गुना आई। गौर से देखिए, देखिए क्या हो रहा है, नया फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा, नया फैक्टोरियल बराबर पिछला फैक्टोरियल गुना आई। अब आया डाउट, याद कीजिए फैक्टोरियल नाम का जो घर आप बनाए थे उस वक्त, उस समय तो उसमें गार्बेज वैल्यू कोई अनाप शनाप वैल्यू है। अब वो अनाप शनाप वैल्यू जब आके आई में गुना करेगा तो आपका रिजल्ट को कर देगा वो खराब। इसीलिए ध्यान रखना कि फैक्ट का वैल्यू 1 दे के बैठे रहना पहले से। इस क्वेश्चन में एन के नाम से घर बना था, आई के नाम से घर बना था, फिर आपको फैक्ट के नाम से घर बनाना था, और उसका वैल्यू आपको पहले से कितना समा देना है, 1। तो अगर आप फैक्ट का वैल्यू 1 दे दीजिएगा पहले से, तो क्या होगा, फैक्ट में 1 जमा रहेगा। अब भविष्य में ये 1 अगर किसी के साथ भी गुना होगा तो रिजल्ट खराब नहीं होगा। फैक्ट का वैल्यू जो 1 है, इस 1 को फ्यूचर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ तो रिजल्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, इसीलिए फैक्ट में 1 देना यहां पे कंपलसरी था। 0 क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि 0 को गुना करेंगे तो रिजल्ट ही 0 कर देगा। तो आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लीकेशन के समय 1 ऐसा नंबर है जो किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसीलिए फैक्ट में 1 देना यहां पे जरूरी है। और नहीं देने से उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू रह जाता और वो मेरे रिजल्ट को डिस्टर्ब कर देता। तो बोलिए, मेमोरी में घर बना चुके थे एन का, आई का, फैक्ट का। एन में हम कीबोर्ड से क्या मांग के स्टोर कर चुके हैं, 3। आई नाम के काउंटर का शुरुआत कितने से किए हैं, 1 से। अब मेरे फैक्ट में पहले से कितना डिपॉजिट है, 1। अब कैलकुलेट करते हैं, चलिए बोलिए, मेरे आई में कितना है, 1 है। 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है, कंडीशन सही है ना हमारा। तो हम लोग अंदर गए, अंदर गए तो अब कैलकुलेट करो, पढ़ो क्या लिखा, नया फैक्टोरियल बराबर पिछला फैक्टोरियल। ये बताइए नया फैक्टोरियल के लिए पिछला फैक्टोरियल तो अब कितना है, 1। अब गार्बेज वैल्यू नहीं है, वो हटा के आपने 1 कर दिया था, तो अब हो जाएगा 1 गुना आई, और आई भी तो इत्तेफाक से 1 है, तो 1 1 जा 1 हो गया। तो गार्बेज हटाना जरूरी था, नहीं हटाते तो रिजल्ट अभी चौपट हो चुका होता, पता ही नहीं यहां पे क्या आता। खैर, नीचे पढ़िए आई प्लस प्लस, आई बढ़कर कितना हो गया, 2। बोलिए, आई जब 2 हो गया अपडेशन होने के बाद, ये बाउंड्री बंद हो रहा है, तो याद है ना, फिर घूम के आपको ऊपर ले जाएगा। ऊपर जाके चेक करिए, 2 लेस देन और इक्वल टू 3, मेरे आई का वैल्यू 2 है, तो क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस सर, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन सही होगा, तो फिर आपको अंदर बुलाएगा। अंदर आने के बाद पढ़िए कोड में क्या लिखे आप लिखे हैं, देखिएगा, नया फैक्टोरियल मतलब इस राउंड का फैक्टोरियल बराबर पिछले बार का फैक्टोरियल, इस बार का फैक्टोरियल बराबर पिछले बार का फैक्टोरियल। तो बोलिए, इसके लिए पिछले बार का फैक्टोरियल तो 1 है, अब इसको गुना करेंगे किसके साथ, आई के साथ,
पर एक बात बताओ, आई तो इस बार 2 हो चुका है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा इस बार का वैल्यू। फिर से सुनिए, आई प्लस प्लस, अब मेरे आई का वैल्यू कितना, अब मेरे आई का वैल्यू कितना, अब मेरे आई का वैल्यू 3 हो चुका है। गौर से देखिए, अब जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है? यस सर। तो अंदर आइए, बोलिए, देखिएगा, नया फैक्टोरियल बराबर, नया फैक्टोरियल बराबर पुराना फैक्टोरियल। बोलिए, इसके लिए पुराना फैक्टोरियल तो 2 है, अब उसको आप करेंगे गुना, किसके साथ गुना करेंगे? आई के साथ। अब मेरे आई का वैल्यू इस बार कितना है? 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर आपने किया आई प्लस प्लस, देखिएगा जैसे ही आई का वैल्यू 4 हुआ, अब जब आप ऊपर जाएंगे तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 रॉन्ग हो जाएगा, और ये आपको यहां से उठा के फेंक देगा बाहर, क्योंकि आप लिमिट क्रॉस कर गए। अब देखिए, एन में 3 था और आई में 4 हो चुका है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 रॉन्ग हो गया, लिमिट क्रॉस हो गया, आपको बाहर कर दिया गया। बाहर आके बताइए सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? जब आप बाहर आ चुके हैं तो बाहर आके बताइए सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? इसने डिस्प्ले किया, इन्वर्टेड कॉमा पढ़िए क्या लिखा है? फैक्टोरियल। आंसर क्या डिस्प्ले हुआ? फैक्टोरियल इक्वल्स। ये मैसेज हुबहू छप गया, और उसके बगल में क्या लिखा? फैक्ट। तो मेरे फैक्ट का वैल्यू कितना है? 6 है, तो आंसर में 6 आ गया, यानी 3 का जो फैक्टोरियल है वो 6 होता है, छप गया। उसके बाद सुनिए क्या हो रहा है नीचे में, मेन फंक्शन, सॉरी, गेट सी एच आया, मेरे स्क्रीन को होल्ड किया। हम जब कोई की प्रेस करेंगे तो मेरा स्क्रीन गायब, फिर मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो कैसे ये पोर्शन काम करता है वो हम आपको थ्योरी में कोड को रन करके दिखा रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल टाइम बस इतना चीज होता है, सिर्फ 2 लाइन आएगा, आपसे नंबर मांगेगा, आप नंबर देखिए, जैसे ही एंटर हिट कीजिएगा आपको सीधे जवाब बताएगा कि फैक्टोरियल इसका 6 है। पर वो काम कैसे करेगा, प्रैक्टिकल में नहीं दिखता है वो। क्लासरूम में आपको समझना पड़ता है कि कोड कैसे वर्क कर रहा है, लॉजिक जो टेस्टिंग कर रहे हैं आप, वो तो कॉपी पे ही रन करके देख देख के करना होगा कि आखिर मशीन ने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया तो कैसे किया। और इस तरीके को ना ड्राई रन मेथड बोलते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं रन, देखिए हम लोग ये कोड को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर पे कर रहे हैं, रफ कॉपी पे कर रहे हैं, सूखी चीजों पे कर रहे हैं, इस तरीके को ड्राई रन बोलते हैं। ठीक है, यानी मशीन काम करता तो कैसे करता उसको हम लोग समझते हैं, कॉपी पे लॉजिक लिख लिख के, दिस मेथड इज नोन एज ड्राई रन। तो हम लोग ड्राई रन करके इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर रहे थे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे लूप वर्क करता है। लेकिन प्रैक्टिकल में यूजर आपसे खाली इनपुट मांगता है, कंप्यूटर आपसे खाली इनपुट मांगता है यूजर से, वैल्यू देने पे फिर यूजर को खाली जवाब देता है। काम कैसे करता है मशीन वो नहीं बताता, वो आपको कोडिंग पढ़ के यहीं पे समझना होगा। तो इस तरीके से हम लोग दिए गए नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं व्हाइल लूप इस्तेमाल करके, वो प्रोसेस यहां पे हम लोग देख रहे थे, जो बहुत बहुत सा सिंपल सा काम था। ठीक है, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो भी देखिए। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द गिवन फिबोनाची सीरीज। ध्यान से सुनिए, इस बार का मेरा क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ पे एक सीरीज लिखने वाले हैं, उस सीरीज का नाम एक मैथमेटिशियन ने बनाया था, उनके नाम पे है फिबोनाची, फिबोनाकी, फिबोनाची, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है इस चीज का, कहीं पे स, कहीं पे क, कभी च पढ़ते हैं इसको। तो फिबोनाकी, फिबोनाची या फिबोनाची सीरीज क्या होता है वो आपको ड्रॉ करना है। तो पहले सीरीज है क्या देख लीजिए। आपको पता है मैथ्स में होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो इस सीरीज में पहला होल नंबर 0 लिया जाता है और दूसरा होल नंबर 1 लिया जाता है। होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक है, तो सबसे पहला होल नंबर आपने 0 लिया, दूसरा होल नंबर आपने 1 लिया। अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या होगा इसके बाद, इन टू टर्म्स को जोड़ के अगला टर्म क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ भी लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, वैसे नहीं लिखना है। बस इतना याद रखिए, शुरू का 2 होल नंबर्स आपको ले लेना है। तो शुरू का 2 होल नंबर्स 0 और 1 है। अब आप इनको जोड़िए, 0 और 1 को जोड़िए तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब लास्ट 2 टर्म्स ये दोनों है,
अब देखो इन दोनों को जोड़े तो ये आया, अब लास्ट टू टर्म्स ये दोनों हैं, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, गौर से देखिए, अब लास्ट टू टर्म्स ये दोनों, अभी इन पुरानों को भूलते जाइए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 1 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब लास्ट टू टर्म्स ये दोनों है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ऐसे करते करते ये पूरा इंफिनिटी तक है। ये जो सीरीज है ना, सीरीज फिबोनाची सीरीज, ये पूरा इंफिनिटी तक है। लास्ट टू टर्म्स को जोड़िए, अगला टर्म प्रोड्यूस कीजिए, फिर टू टर्म्स को जोड़िए, फिर अगला प्रोड्यूस कीजिए, ये पूरा इंफिनिटी तक है। तो आपको इंफिनिटी तक जाना नहीं है, डोंट वरी। लेकिन इस सीरीज का आपको कितना टर्म्स छापना है, सुनिए, शुरुआती एन टर्म्स छापना है। जैसे अगर आपने एन 5 कहा, 5, तो इसका 5 टर्म कौन कौन है, 1 2 3 4 5, तो आंसर बस इतना आएगा। अगर आपने n का वैल्यू 10 कह दिया, 10 टर्म कहने का मतलब सुनो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां टर्म, 10वां टर्म यानी 21 और 13 34 तक आपका आंसर आएगा। 20 बोलोगे तो 20 टर्म तक जोड़ जोड़ जो आएगा वो आएगा। तो ये है फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन। तो फिबोनाची सीरीज में दरअसल में क्या होता है, शुरू का 2 होल नंबर चुना जाता है, फिर लास्ट 2 टर्म्स को जोड़ जोड़ के, फिर लास्ट 2 को जोड़ जोड़ के, फिर लास्ट 2 को जोड़ जोड़ के अगला टर्म क्रिएट करते जाते हैं हम लोग। आज आपको ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है और ये सब एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। आप फैक्टोरियल पढ़े थे, वो भी पूछा जाता है, मल्टीप्लीकेशन टेबल भी पूछा हुआ है, फिबोनाची सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा, इंपॉर्टेंट होता है ये सब। और हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग अलग है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं सोचिएगा कि एक पढ़ लेंगे तो 4 ठो बन जाएगा। सब क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे हर क्वेश्चन अलग है। एनीवेज, इसका आंसर बोलिए क्या क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड हेडर फाइल कौन सा लगाने जा रहे हैं, iostream.h। देन आफ्टर हम हैश इंक्लूड करके कौन सा हेडर फाइल लगाने जा रहे हैं, conio.h। उसके बाद प्रोग्राम का जिंदगी शुरू कहां से हम करने जा रहे हैं, वॉइड मेन से। अब जरा गौर से देखिए क्या क्या घर बनाना होगा। सबसे पहले तो हमको n बनाना पड़ेगा ना। आप समझिए n क्यों बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हमसे पूछेगा कितना टर्म्स चाहिए। क्योंकि देखो सीधा सा बात है ना, इंफिनिटी तक जा नहीं सकते, तो मेरे से पूछेगा तुमको कितना स्टार्टिंग से n टर्म्स देखना है, क्योंकि लास्ट टर्म तक तो नहीं ना जा सकते। तो स्टार्टिंग से n का वैल्यू कितना होगा आप बताइए। तो अगर हम n का वैल्यू 5 देंगे तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 7 देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सॉरी 7 टर्म यहां तक आएगा। तो n उसके लिए बनाएंगे आप। फिर सुनिए, अब आपको टर्म गिनना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, काउंटर तो चाहिए, काउंटर ले लेंगे i। आपको याद होगा इस क्वेश्चन में हम बताए थे कि पहला और दूसरा टर्म आपको तय करना है, हम बता चुके हैं। तो पहला टर्म को हम a नाम मान लेते हैं, लेट इट बी 0। देखो हम 0 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मशीन को बताना होगा कि पहला वैल्यू 0 ही लेना है। मशीन अपने से सपना नहीं देखेगा कि यहाँ पे क्या लेना है, आपको बताना है मशीन को। तो हम पहला टर्म को a माने, लेट इट बी 0, कॉमा, दूसरा टर्म बोले थे ना आपको तय करना है वो भी, तो उसका नाम हम b माने, लेट इट बी 1। फिर याद कीजिए हम बोले थे ना लास्ट 2 को जोड़ के अगला टर्म क्रिएट करना है, जब भी करना है तो उसके लिए हम लोग एक नाम ले लेते हैं c। पर c को वैल्यू मत दो, वो हम लोग कोडिंग में करेंगे सेट। लेकिन इन दोनों को वैल्यू जरूर दीजिए, क्योंकि शुरुआती 2 तो तय करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। अच्छा, स्क्रीन का गंदगी साफ करना है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन, ये लिख लेंगे। अब यूजर से सी आउट आकर क्या पूछने लगेगा बताओ, एंटर वैल्यू ऑफ n। यूजर से पूछा जाएगा, यूजर बताइए आपको कितना दूर तक जाने का मन कर रहा है। ये कहानी हम लोग n को बोलेंगे। वैल्यू रीड करके सीन किस में डालेगा, n में डालेगा, n का वैल्यू। अब हम कोड लिख देते फिर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। यहां पे हम लिखेंगे द फिबोनाची सीरीज इज, यहां पे देखो हम a को डिस्प्ले कर लिए, टैब लगा के b को डिस्प्ले कर लिए। ठीक है, अब देखो हम यहां पे वैल्यूज लिखेंगे कैसे। आई का शुरुआत अब हम 3 से करेंगे, सबका रीजन हम बता रहे हैं क्यों लिखते जा रहे हैं हम। फिर हमको लिखना होगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू n। बॉडी यहां से बना रहे हैं, c बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस बी। अब यहाँ पे सी आउट में जाके क्या लिखेंगे, टैब दबा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे c। अब a में b कॉपी करेंगे,
बी में सी कॉपी करेंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद कोड अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए, इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, इसके बाद गेट सी एच फंक्शन आएगा, फिर मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा, स्पेस खत्म हो गया इधर, हम यहां पे बाकी शिफ्ट कर दिए हैं। इसके बाद ये वाला लिखिएगा, इसके बाद ये आएगा गेट सी एच और मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर। अब हम इस कोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंटीजर टाइप का ब्लॉक बना n के नाम से, देखते जाइए n किसके लिए, कितने टर्म्स तक जाना है उसको बताने के लिए। एक वेरिएबल हम i लेंगे, काउंटिंग करने के लिए काउंटर चाहिए। a बना लिए, उसका वैल्यू 0, b बना लिए, उसका वैल्यू 1, और एक बना लिए c, इसका वैल्यू तय नहीं है। तो जो जो तय नहीं है उसमें गार्बेज होगा, ध्यान रखना। आगे क्या होगा उनका चिंता मत कीजिए। क्लियर स्क्रीन ने देखते जाइए, ये मेरा मॉनिटर है, ये मेरा मॉनिटर है, ठीक है। मेरे मॉनिटर पे बोलिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने क्या किया, मेरे मॉनिटर पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने गंदगी साफ कर दिया। सी आउट आकर आपसे क्या पूछने लगा बताइए, ये सी आउट आपसे क्या पूछने लगा, एंटर वैल्यू ऑफ n, इसका मैसेज समझते हैं आप। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने सीरीज में कितना टर्म्स मन है छापने का। तो हमको मन है 5 ही टर्म, बहुत है पढ़ाने के लिए 5। तो 1 2 3 4 5 यहां तक मेरा आंसर आएगा। 5 टर्म का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म तक आएगा। तो हम n को 5 दे दिए, आपको आगे जाना आप 10 दे दीजिए, 12 दे दीजिए, हम 5 दे रहे हैं। पढ़ा कौन, सी इन। इनपुट किस में कर दिया, 5 को सी इन इनपुट किस में कर दिया, n में, तो n कितना हो गया 5। अच्छा अब एक बात बताइए, एक बात तो तय है कि हमको 5 टर्म तक जाना है, लेकिन इन 5 टर्म में से, इन 5 टर्म्स में से आपको याद है 2 टर्म तो हम लोगों ने तय किया है, जाना 5 टर्म तक है, लेकिन 2 टर्म तो हम लोग तय कर चुके हैं कब का। तो इन दोनों को छापने में तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले हम लोग इन दोनों टर्म्स को पहले डिस्प्ले कर लेंगे और उसके बाद बाकी टर्म को कैलकुलेट करके निकालेंगे। फिर से सुनिए, 5 टर्म में से 2 टर्म हम दिए हैं, जाना 5 टर्म तक है, पर 2 टर्म तो मेरे पास है ना पहले से, तो उन 2 टर्म को पहले डिस्प्ले कर लो, ए और बी को। अब बाकी जो टर्म है वो तो कैलकुलेशन करके आएगा लूप चला चला के, तो वो काम नीचे करेंगे फिर, ठीक है। तो देखो ये सी आउट क्या जवाब देगा मॉनिटर पे, ये सी आउट क्या जवाब देगा मॉनिटर पे, पढ़िए इन्वर्टेड कॉमा में क्या जवाब आया, द फिबोनाची सीरीज, ये आंसर आ रहा है द फिबोनाची सीरीज। हम ऐसे ही कोलोन का साइन दे दिए हैं, ये कोई रूल नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द फिबोनाची सीरीज इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखिए, जो का त्यों छप गया। अब गौर से देखिए किसका वैल्यू प्रिंट होगा, ए का। अच्छा ये बताओ ए का वैल्यू कौन है, ए का वैल्यू कौन है 0, तो यहां पे ना 0 छप जाएगा, तो ये मेरा पहला टर्म छप गया फिबोनाची का, उसी में कंटिन्यू है, उसी में कंटिन्यू है। अब देखो क्या लिखे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में टैब, आपको याद है ना टैब देने से 8 का गैप मेंटेन हो रहा था यहाँ। फिर बताओ बी का वैल्यू कितना प्रिंट हो रहा है, मेरे बी में कितना स्टोर था याद कीजिए 1, तो 1 प्रिंट हो गया। गौर से देखिए 5 टर्म तक जाना है, 2 टर्म हम लोगों ने तय कर रखा है, तो उन 2 टर्म्स को पहले तो हम हूबहू छाप दिए। देखो 5 टर्म तक जाना है, 2 टर्म हम छाप चुके हैं, तब हमको गिनती थर्ड टर्म से करना है, इसीलिए आई का शुरुआत 3 से कर दीजिए इस बार। देखिए आई का शुरुआत 3 से कर दीजिए इस बार, तो 3 से लेके 5वें टर्म तक जाना है सिर्फ, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है, तो हम यहाँ पे उसका टेबल बनाएंगे। देखिए हम यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे, खूब कैलकुलेशन है, मतलब खूब वैल्यूज से खेलना है इस बार। अब बताओ आई में अभी कितना है, आई में अभी कितना है 3, 1 क्यों नहीं 3 क्यों, समझी बात, क्योंकि 2 टर्म छप चुका है, तो काउंटिंग हम 3 से चालू कर रहे हैं, तो आई में 3। अच्छा याद कीजिए जब आई में 3 है उस वक्त ए में तो 0 है, बी में तो 1 है, सी तय नहीं हुआ है अब तक सी तय नहीं हुआ है। अब सुनिएगा क्या होगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, बताइए आई में कौन है मेरा, आई में कौन है मेरा 3, तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5, आई में 3 है एन में 5 है, तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5, यस सर, तो आप अंदर आ जाइए। देखिए जब आप अंदर आ गए तो सी में क्या होगा, ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, आपको याद है लास्ट 2 टर्म्स को जोड़ना था, तो लास्ट का 2 टर्म तो ये है ना, ए और बी है ना लास्ट 2 टर्म्स, तो इन दोनों को जोड़िए, ए और बी को जोड़िए।
तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और इसको जोड़ के किसको थमा दीजिए सी को, तो मेरे सी में कौन आया 1। अब इसको तुरंत छापने भेजिए, मतलब ये दोनों जुड़ गया, सी में आ गया 1, अब इसको छाप दीजिए, देखिए कैसे सी आउट आएगा। इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगाए हैं टैब, अगर किसी को लाइन बदल के छापने का मन है स्लैश एन लगा लेना, तो ये लाइन बदल बदल के छपेगा, और हम टैब लगाए हैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल गैप ले लेके छप रहा है। तो बताओ इसके बाद टैब लगा के सी में कितना छप गया 1, गौर से देखिए ए छप गया, बी छप गया, सी छप गया। अब आपको नहीं लगता अगला राउंड में इन दोनों को जोड़ना है, तो आपको नहीं लगता जो बी है उसको ए बना देना चाहिए और जो सी है उसको बी बना देना चाहिए अगला राउंड के लिए। सुनिए, इस राउंड का जो बी है उसको नेक्स्ट राउंड के लिए ए करना होगा, और इस राउंड का जो सी है उसको नेक्स्ट राउंड के लिए बी करना होगा, तब ना अगला राउंड में इन ए और बी को जोड़ेंगे तो अगला सी आएगा। तो वो कैसे होता है देखिए, ए में बी डाल दीजिए, ए में बी डाल दीजिए, तो ए में जब बी डालेंगे तो ए में देखो 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा, बी में सी कॉपी कर दीजिए, तो बी में जब सी कॉपी होगा तो बी में 1 आ गया, यानी अब पुराना एबीसी भूल जाओ, अब ए और बी नया हो गया। अब गौर से देखिएगा, आई बढ़ गया, आई बढ़कर आई का वैल्यू कितना हो गया 4। देखो ध्यान से, वाइल लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है, तो वाइल लूप का जब बाउंड्री बंद हो रहा है तो आपको याद है लूप का बाउंड्री बंद होता है तो घूम के फिर ऊपर चला जाता है अपडेट करने, ऊपर सॉरी अगला राउंड चलाने। ऊपर जाइए, आई में कितना है अब, आई में कितना है अब 4 है, तो क्या 4 इज लेस देन 5? आई में जो 4 है क्या वो लेस देन 5? यस सर, तो नया सी निकालिए आप लोग, तो नया सी कितना हो गया a प्लस बी, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो नया सी तो 2 हो गया। देखिए 1 और 1 जोड़े तो नया सी तो 2 हो गया। अब उस नए सी को छपवाने भेजिए प्लीज, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे सी आउट टैब, तो यहां जगह नहीं है, टैब देने के बाद किसका वैल्यू छप जाएगा सी का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 2, तो यहीं पे जाके इसके बगल में ना 2 छपेगा। अब देखो इस राउंड का A1 था, B1 था, C2 था, अब अगला राउंड का जुगाड़ में लग जाइए, तो जो B था उसको A करना होगा, जो C था उसको B करना होगा अगले राउंड के लिए, और इस बार का चीज को भूलना होगा। ये कैसे होगा मैंने सुनिए, A में क्या कॉपी हो जाएगा B, B में क्या कॉपी हो जाएगा C, और I बढ़कर कितना हो जाएगा 5। फिर से ऊपर जाइएगा, अब आप गौर से देखिए 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, यस सर, इस बार भी लूप चलेगा, तो सी का वैल्यू कितना हो गया a प्लस बी, तो 2 और 1 कितना होता है 3। ये लो नया आ गया वैल्यू, अब इसको छपवाइए, सी आउट आया, टैब लगाया, सी का वैल्यू जो 3 था इस 2 के पीछे 3 को छापा, उसके पीछे जगह नहीं हम नीचे लिख दिए। फिर सुनिए, ए में किसको कॉपी कर लेंगे बी को, बी में किसको कॉपी कर लेंगे सी को, और आई बढ़ा के कितना कर लेंगे 6। लेकिन अब जब हम ऊपर जाएंगे तो 6 लेस देन और इक्वल टू 5 रॉन्ग हो जाएगा, तो हमको उठा के फेंकेगा वाइल लूप के बाहर। तो देखो 5 टर्म छप गया, 1 2 3 4 5, 0 1 जुड़ा तो 1 आया, 1 1 जुड़ा तो 2 आया, 2 1 जुड़ा तो 3 आया, 5 टर्म छप गया। छठा टर्म होते के साथ मेरा लूप रॉन्ग हो गया, हमको लूप से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उसके बाद याद है इसके बाद क्या लिखा था गेट सी एच, स्क्रीन होल्ड होगा, आप कोई की प्रेस करेंगे स्क्रीन छूट जाएगा, फिर मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, यानी कि सुने अब बात खत्म हो गया, इस कोड को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये वाला फिबोनाची का कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो हम इसका वीडियो अभी ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग उसे प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, और खुद से भी इसको ड्राई रन करिएगा। ये जो हम ड्राई रन करते हैं ना, आपको भी ड्राई रन करना है कोड को खुद से करते हुए, तभी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सुनने में तो समझ में आता है, लेकिन बनाने बैठेंगे तो नहीं बन पाता है, तो ये सब आपको भी करते रहना होगा। तो राइट अ प्रोग्राम टू, आप आज आपको प्रोग्राम लिखना है, क्या करने के लिए, तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम, आज आपको सम निकालना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी आज आपको सम निकालना है किसका n नेचुरल नंबर्स का। अच्छा ये बताइए, नेचुरल नंबर का जो शुरुआत है, नेचुरल नंबर का जो शुरुआत है वो तो 1 से होता है, तो आपको क्या क्वेश्चन मिला इस बार कि आपको स्टार्टिंग का n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है कि वो कितना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा
कि n का वैल्यू कितना, अगर आपसे पूछा जाएगा आप कितने नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछा गया और अगर आप n का वैल्यू 3 देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शुरू के 3 नेचुरल नंबर्स का सम करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, शुरू का 3 नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो आपको इन तीनों का करना होगा सम। तो 2 और 1 3, और 3 और 3 कितना 6, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 6। पता है, अगर आपसे पूछा जाएगा n का वैल्यू बताइए और अगर आप n का वैल्यू 6 देते हैं तो 6 देने का मतलब 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 6 नेचुरल नंबर्स को अब आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा, फिर बताना होगा कि उसका आंसर कितना आया। तो क्वेश्चन तो क्लियर है आपको? यहां पे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप n नेचुरल नंबर्स का सम करके दिखाइए, जहां पे n का जो लिमिट है वो आपको भेजना है और n का वैल्यू जो भेजेंगे उतने नेचुरल नंबर्स को वो जोड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन। तो कैसे हम लोग n नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे जोड़ेंगे, उसका यहाँ पे अब हम लोग कोडिंग से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो मालूम है रोज की तरह आज भी, सबसे पहले आप यहाँ पे हेडर फाइल कौन सा इंक्लूड करेंगे? आपको क्या लिखना होगा? हैश इंक्लूड, कौन सा हेडर फाइल आज आप लिखेंगे? iostream.h। ये लाइन आई होप आपको याद है किसके लिए लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे सी आउट और सी इन के लिए। तो जब भी सी आउट और सी इन इस्तेमाल करना है, आप कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ये तो रोज का कहानी है। फिर बताइए, अपने मॉनिटर पे जो गंदगी है अगर वो है उसको साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको याद है कौन सा फंक्शन आप यूज करते हैं? क्लियर स्क्रीन। उसके लिए आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए आपको कौन सा हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा conio.h नाम का हेडर फाइल। ठीक है, तो ये सब तो आजकल हम लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताइए, प्रोग्राम का जिंदगी कहां से शुरू होगा? वॉइड मेन फंक्शन से। लाइफ तो यहां से शुरू होगा। अच्छा, अब गौर से देखिए करना क्या क्या है। अब क्वेश्चन क्या था? आप लोगों को सम निकालना है। सम किसका निकालना है? तो स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालना है। तो अगर आपको स्टार्टिंग का n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो सबसे पहले मेमोरी में इंटीजर टाइप का आप क्या कर लीजिए? एक ब्लॉक बना लीजिए ऐसे। तो बताओ, मेमोरी में इंटीजर टाइप का ब्लॉक किसके नाम से बन गया? n के नाम से। सो दिस n विल टेल यू कि अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू विच टर्म इन नेचुरल नंबर्स यू हैव टू मूव। तो n को लिमिट दे रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर आप n पूछे जाने पे 3 दीजिएगा तो 1 2 3 को जोड़ेगा। अगर आप n का वैल्यू पूछे जाने पे 5 दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 टर्म्स तक जुड़ेगा। ओके, अब एक बात बताओ, जाना तो आपको n टर्म्स तक है, जाना तो आपको n टर्म्स तक है, लेकिन आपको गिनती भी तो करना है। 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फर्स्टली 1 देन 2 देन 3। तो काउंटर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो काउंटर किस नाम का ले लेंगे? आई नाम का ले लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में जोड़ने के लिए कहा है, तो जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको हमको कहीं तो स्टोर करना होगा। तो हम एक घर बनाएंगे, क्या नाम का? एस फॉर द सम। तो लेट सम बी 0, तो सम हम लोग 0 ले लेंगे। तो एक बात बता दो, इस लाइन की बदौलत कंप्यूटर मेमोरी में किस नाम का घर बनेगा? पहले बोलिए, जिंदगी मेन से शुरू होकर किस नाम का घर बनेगा? पहला घर बनेगा एन के नाम का, सेकंड घर बनेगा आई के नाम का, ठीक है, और तीसरा जो घर है वो बनेगा किस नाम का? सम नाम का। एंड लेट सम बी 0। आपको याद है कल के क्लास, लास्ट क्लास हम बताए थे, जब भी हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं मेमोरी में, तो जैसे n नाम का वेरिएबल बना होगा तो उसके लिए मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हुआ होगा। क्योंकि आपने n का वैल्यू नहीं दिया तो उसके अंदर क्या जमा होगा? गार्बेज वैल्यू। आई नाम का जब आपने ब्लॉक बनाया, आपने उसको कुछ भी नहीं दिया है, तो उसके अंदर भी क्या जमा होगा? गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो सुनिए, n के अंदर जो गार्बेज, आई के अंदर जो गार्बेज वैल्यू है, वो थोड़े वक्त में हम कुछ नया वैल्यू देंगे, उससे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सम नाम का जो घर है
उसके गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए आज हम लोगों ने उसमें 0 दिया है। सर नहीं देंगे 0 तो क्या हो जाएगा सर? तो सुनिए, अगर आप एस नाम का घर बनाए और अगर उसको 0 नहीं दीजिएगा तो एस के अंदर भी गार्बेज वैल्यू हो जाएगा जमा। अब फ्यूचर में नीचे जाके जब आप कुछ एडिशन करेंगे तो क्योंकि आपके सम में गार्बेज रहेगा तो रिजल्ट खराब होने लगेगा, रिजल्ट में कोई फालतू वैल्यू ऐड हो जाएगा और सही आंसर देगा नहीं। तो ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा नंबर दें जो किसी रिजल्ट में आगे जाके जुड़े तो रिजल्ट को फर्क ना पड़े? तो उस केस में आपको कौन सा नंबर चुनना पड़ेगा? 0। आपको याद होगा जब हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ाए थे तो फैक्टोरियल में आपको 1 देना था, क्योंकि 1 देने से फ्यूचर में जब किसी में वो गुना होगा तो रिजल्ट को डिस्टर्ब वो नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट का जब क्वेश्चन था तो उसमें आपने 1 दिया था, उस 1 को किसी में मल्टीप्लाई किए थे तो रिजल्ट खराब नहीं हुआ था। तो एडिशन का आज सवाल है तो इसमें आपको सम का वैल्यू कितना देना पड़ेगा? 0, सो दैट 0 अगर भविष्य में किसी में ऐड होगा तो रिजल्ट खराब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एस को कितना देंगे? 0। नहीं देंगे तो आंसर नहीं आएगा। गार्बेज हटाने के लिए 0 देना यहां पे बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे बोलिए, सबसे पहले हमको अपने स्क्रीन की गंदगी को साफ करना है तो आई विल राइट क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो आपको तो अच्छे से मालूम है क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करने वाला है। ये जो मेरा क्लियर स्क्रीन फंक्शन है ये मेरे मॉनिटर पे जो भी गंदगी होगा, पहले का जो भी कचरा होगा वो साफ कर देगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग क्लियर स्क्रीन फंक्शन। और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का हेडर फाइल conio.h आप ले चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट। अब हमको यूजर से सी आउट लगाकर क्या पूछना होगा? हमको यूजर से सबसे पहले क्या पूछना होगा? एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ये पूछना होगा। पता है ये जो मैसेज है सी आउट की बदौलत आपकी स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर पे जाके डिस्प्ले होगा। तो बोलिए मेरे मॉनिटर पे अभी कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा? एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना। तो सी आउट में जो लिखेंगे वो मैसेज हूबहू मेरे स्क्रीन पे जाके छप जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे जाके मेरे से क्या पूछा? एंटर द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू मांग रहा है वो आपसे। हम क्या किए? एन का वैल्यू कितना दे दिए? 3। ध्यान से देखिए, हम एन का वैल्यू पूछे जाने पे कितना कह दिए? 3। अगर आपको 30 टर्म्स तक जाना है तो आप 3 मत दीजिए, 30 दे दीजिए। पर पढ़ाने के लिए 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 बहुत बोरिंग भी हो जाएगा, तो 30 को छोड़िए हम 3 लेके पढ़ाते हैं। तो ये 3 को हम कहां से टाइप किए हैं? कीबोर्ड से टाइप किए 3 को। तो इस 3 को पढ़ने में कौन मदद करेगा कीबोर्ड से? ऑफ कोर्स सीन। तो सीन ने क्या किया? इस 3 को पढ़ा कीबोर्ड से, अब पढ़ के किसके अंदर स्टोर करेगा? एन के अंदर। यानी मेरे एन का वैल्यू कितना हो गया? 3, ठीक है। तो यानी कि मेरे से पूछा गया एन का वैल्यू 2, तो हम यहाँ पे एन का वैल्यू दे दिए, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। तो हम ये जो 3 है इसको सीन के थ्रू पढ़ के किस में डाले? एन में। तो मेरे एन में जाके देखिए 3 स्टोर हो गया। अब आया कैलकुलेशन टाइम। देखो ध्यान से, आपको याद है व्हाइल लूप में सबसे पहले गिनती का शुरुआत करते हैं जिसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम लोग लूप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा काउंटिंग का शुरुआत कितने से होगा? 1 से होगा। फिर देखिए अब हमको यहां पे क्या लिखना होगा? व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू कितना? एन। यानी गिनती मेरा 1 से चालू होगा और कितने दूर तक जाएगा? तो एन टर्म्स तक जाएगा, वो एन जिसका लिमिट हम तय कर चुके हैं। तो मेरा काउंटिंग 1 से लेके कहां तक जाएगा? एन टर्म्स तक जाएगा। अब सुनिए, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सारे टर्म्स को जोड़ना था। समझ में आ रहा बात? देखिए आई अगर 1 है यानी आप पहला नेचुरल नंबर के पास हैं तो 1 को जोड़ देंगे। आई जब 2 होगा यानी आप दूसरे नेचुरल नंबर के पास होंगे तो आप 2 को जोड़ देंगे। आई जब 3 होगा तो आप तीसरे नेचुरल नंबर के पास होंगे और आप 3 को जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे ये चीज हम लोग? हमको लिखना होगा नया सम इज इक्वल टू पुराना सम प्लस यहां पे क्या लिख देंगे? आई। तो ऐसा करने से क्या होगा? आई का जो वैल्यू है 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिवली जो आई बदल रहा है उसको जाके हम लोग सम में जोड़ेंगे तो हमको नया सम मिलेगा। और आई को चेंज करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? आई प्लस प्लस। बस इतना सा काम आपको करना है।
ठीक है, अब इसके बाद का कोड हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं। अब देखो इसके बाद क्या लिखोगे, सी आउट। आंसर कैसे छापोगे, सम इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख लेना, एस, और अंत में यहां पे क्या लिखना होगा बताइए, गेट सी एच फंक्शन आप लगा देंगे। सी मेन फंक्शन इज ओवर, तो मेन का स्टार्टिंग यहां हुआ था ना, तो मेन इज ओवर, हियर लाइफ इज ऑल्सो ओवर। ध्यान रखिए ये कोड इसके बाद यहां से कंटिन्यू किया हुआ है, तो अब हम इसको फिर से रन करा के दिखा रहे हैं, देखिए जल्दी से। मेरे प्रोग्राम का जिंदगी वॉइड मेन फंक्शन से चालू हुआ। इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्या नाम का बना, एन नाम का बना। नेक्स्ट ब्लॉक क्या नाम का बना, आई नाम का नेक्स्ट वेरिएबल बना। थर्ड वेरिएबल किस नाम का बना, एस, एस टू स्टोर द सम एंड लेट द सम बी जीरो। जीरो क्यों दे रहे हैं आप समझ रहे हैं, ताकि ये जीरो फ्यूचर में जब किसी के साथ जुड़ेगा तो रिजल्ट को खराब नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग एस को जीरो दे के रखे हैं पहले से। अब सुनिए, क्लियर स्क्रीन ने स्क्रीन का गंदगी साफ कर दिया था। सी आउट आकर आपसे क्या रिक्वेस्ट कर चुका था, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ये मैसेज प्रिंट हो चुका है, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। आप एन का वैल्यू कितना दे दिए, 3 दे दिए। कहां से दिए, कीबोर्ड से। पढ़ेगा कौन, सी इन। तो ये जो सी इन है वो 3 को पढ़ेगा और किसके अंदर डाल देगा, एन के अंदर। तो मेरे एन का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब चलो काउंटिंग करते, इस चीज पे फोकस कीजिए, इस चीज पे देखिए। हम यहां पे आई का वैल्यू लिखेंगे और यहां पे हम सम का वैल्यू जो कैलकुलेट होगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले बताओ अभी आई में कौन है मेरा, 1। ध्यान से देखिए, अभी मेरे आई में कौन है, 1। नीचे चेक करिए कंडीशन, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू एन, यानी जब तक आई का वैल्यू एन या उससे कम है तब तक चलेगा। जब आई का वैल्यू एन को क्रॉस कर जाएगा तो आपको रुक जाना होगा। तो अभी मेरे आई में कौन है, 1 है। चेक करिए, 1 लेस देन 3, आई में जो 1 है लेस देन 3, कंडीशन इज व्हाट, ट्रू, तो आप अंदर आएंगे। कंडीशन ट्रू होने पे जब आप अंदर आएंगे, सो लेट्स कैलकुलेट द सम। सो बताए क्या होगा, नया सम इज इक्वल टू, देखिए न्यू सम इज इक्वल टू पुराना सम। याद कीजिए पुराना सम का जुगाड़ आप कर रखे हैं कितना, 0। 0 रखे थे आप, तो यहां पे क्या होगा, 0 जुड़ेगा किसके साथ, आई के साथ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ, द वैल्यू ऑफ आई इज 1 राइट नाउ। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो आगे जाके नेक्स्ट लाइन आपने क्या लिखा, आई प्लस प्लस। आपको थ्योरी में याद है आई प्लस प्लस करने से अपडेशन होगा, यानी गिनती में परिवर्तन होगा। तो आई को प्लस प्लस करने से आई अब कितना हो गया, 2। अब आई 2 हो चुका है, ठीक है। सुनिए, लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है, आप रिटर्न होके ऊपर पहुंच रहे हैं। ऊपर आने के बाद बताइए 2 इज लेस देन 3, आई में जो 2 है लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन सही है। फिर से वापस आप अंदर आइए। जब आप वापस अंदर आएंगे तो पढ़िए कोड में क्या लिखे हैं, नया सम इज इक्वल टू, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। ये बताओ इसके लिए ओल्ड सम कौन है, 1 है, प्लस पढ़ो क्या लिखा, आई का वैल्यू को जोड़ना है। तो आई का वैल्यू इस बारी कितना है, 2 है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर सुनिए, अगेन अपडेट हुआ काउंटर और आई बढ़कर कितना हो गया, 3। ऊपर आकर चेक करिए, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई में जो 3 है इट इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। प्लीज अंदर आइए आप। और अब बताइए क्या लिखा, नया सम इज इक्वल टू, समझिए बात, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। ये बताओ इसके लिए ओल्ड सम कितना स्टोर हो रखा है, 3। तो यहां पे क्या लिखोगे, 3 प्लस आई का नया वैल्यू, और आई का नया वैल्यू भी कितना है, 3। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखना क्या होगा, आई को जब प्लस प्लस करोगे तो आई बढ़कर कितना हो जाएगा, 4। चेक करते जाइए। अब आप जब ऊपर आएंगे तो क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, रॉन्ग। 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 वाला कंडीशन रॉन्ग जब होगा तो आपको उठा के फेंक देगा व्हाइल लूप बाहर। जब आप बाहर आ जाएंगे तो बाहर आने के बाद अगला लाइन ये लिखा है, बोलिए अगला लाइन क्या लिखा है, सी आउट, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख रखे हैं आप, सम इक्वल्स। तो ये तो हुबहू छपेगा, सम इक्वल्स, और उसके बगल में क्या छप जाएगा, एस।
तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ s? द फाइनल वैल्यू ऑफ s इज व्हाट? 6। सम का फाइनल वैल्यू कितना हो चुका है? 6। ये चेंज हो गया है, शुरू में था 0, फिर वो 1 हुआ था, फिर वो कितना हुआ था? 3 हुआ था, और अब अंत में कितना हो चुका था? 6। तो मेरे सम में कितना है? 6, ये वाला। तो आंसर में 6 छप जाएगा। अब आपने क्या लगा रखा है? गेट ch। तो गेट ch क्या करेगा? आपकी स्क्रीन को होल्ड करेगा और आपका स्क्रीन को छोड़ देगा जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो। फिर मेन फंक्शन इज ओवर, मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से हम लोग n नेचुरल नंबर्स का सम किए हैं। अच्छा सोचिए, सोचिए इसी में अगर आपका क्वेश्चन होता सम ऑफ द, यहां पे अगर लिखा रहता स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या कि आपको सम किसका करना है? स्क्वायर का। किसका स्क्वायर का सर? तो स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर। इसी तरह से बनेगा वो। तो सुनिए, अगर आप n का लिमिट 3 देते हैं, अगर आप n का लिमिट कितना देते हैं? 3 देते हैं, तो शुरू का 3 नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। तो क्योंकि हम आपको इस बार बोल रहे हैं स्क्वायर्स जोड़ना है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को आपस में जोड़ना है, ये क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। तो सुनिए, पिछली बार आप क्या किए थे? 1 को, 2 को, 3 को डायरेक्ट जोड़े थे, और इस बार हम क्या जोड़ने बोल रहे हैं? स्क्वायर्स करके जोड़ने बोल रहे हैं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली आप क्या किए थे? याद कीजिए, 1 को, 2 को, 3 को डायरेक्ट जोड़े थे, यानी आपने लिखा था नया सम बराबर पुराना सम प्लस आई। तो अगर आप लिखिएगा नया सम बराबर पुराना सम प्लस आई, तो आई 1 है तो 1 जुड़ेगा, आई काउंटर था ना, आई 2 है तो 2 जुड़ जाएगा, आई 3 है तो 3 जुड़ जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस हुआ था। पर अगर हम क्वेश्चन आपको बदल के कह रहे हैं कि आपको 1 का स्क्वायर जोड़ना है, 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 3 का स्क्वायर जोड़ना है, यानी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर को जोड़ना है, हम ऐसा अगर हम कह रहे हैं, तो मेरे जवाब में पूरा आंसर सेम छपेगा इस जगह को छोड़ के। आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा पता है? आपको लिखना होगा नया सम बराबर पुराना सम प्लस आई को मत जोड़ना, क्या करना? आई गुना आई को जोड़ना। आई गुना आई का मतलब क्या हो गया? आई के स्क्वायर को सम में जोड़ना, तो नया सम आएगा। यानी 1 2 3 नहीं जोड़ना है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर जोड़ना है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि n नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है, तो आप आई लिख दीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन होगा n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को जोड़ना है, तो आप s बराबर s प्लस आई गुना आई लिखिएगा। तो सोचिए, क्वेश्चन क्यूब्स भी तो जोड़ने का दे सकता है। बोलेगा क्या? n नेचुरल नंबर का क्यूब्स जोड़िए। क्यूब्स जोड़ना समझ में आ रहा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब बताना है कि आंसर कितना होगा। यानी अब आपको नेचुरल नंबर का क्यूब जोड़ने को अगर कहता है, तो आपको इस जगह पे आई गुना आई गुना आई लिखना होगा। नया सम बराबर पुराना सम प्लस, यहां पे क्या लिखोगे? ना आई लिखेंगे ना आई का स्क्वायर लिखेंगे। अगर क्यूब का क्वेश्चन है तो आई गुना आई लिखेंगे। बाकी पूरा कोड जेरोक्स हो जाएगा टिप टू बॉटम। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप समझ पा रहे हैं। तो वाइल लूप में कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास भी किए थे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फैक्टोरियल कैसे निकालना है, फिबोनाची कैसे निकालना है, उसके लिए जो वीडियो सेंड किए थे प्रीवियस क्लास, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि वाइल लूप कैसे बनता है, वाइल लूप में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप को किस तरीके से प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, अब फॉर लूप का सिंटैक्स और फ्लो चार्ट कैसा होता है, फिर हम लोग फॉर लूप का प्रोग्राम्स डिस्कशन करेंगे।